Business astrologer Chandra Sukhwal. Is in the lineage of Rishi Shring and King Dashrath. Grow at fast pace with accurate astrological help. Call business astrologer Chandra Sukhwal 631-245-1117. नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके तरफ जब मैं बढ़ रहा हूं तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं बिजनेस एस्ट्रोलॉजर चंद्र सुखवाल जी, जो पारंपरिक रूप से उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें ऋषि शृंग जी का नाम भी आता है। परंपरा को लेकर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें ग्रहों के साथ किस तरह से तालमेल हमारा है जो हमारी प्रगति में सहायक या बाधक सिद्ध हो सकता है, उसके बारे में कुछ संकेत प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो ज्योतिषविद हैं उनका ज्ञान भी कई बार हमारे लिए सहायक होता है। चंद्र सुखवाल जी विशेष रूप से अपने बिजनेस एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को लेकर सेवा के क्षेत्र में जब अब विशेष मुखरित हुए हैं, तो उनका एक बार फिर से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हुए ग्रहों की स्थिति और मनुष्य के स्वभाव के बारे में भी मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। सुखवाल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, ITV की दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभ संदेश। तो जिस तरह आपने मुस्कुराकर नमस्कार किया, तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एक मनुष्य की मुस्कान में एक धैर्य, एक स्थिरता, एक शीतलता जैसी औरों को मिलती है, और कई बार कोई मुस्कुराता है तो भी आपको उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं ऐसी दिखाई देती हैं। तो इसमें उसके ग्रहों की स्थिति भी कुछ भूमिका निभाती है क्या? बिल्कुल निभाती है साहब। क्या होता है कि जीवन में जब ग्रहों की स्थिति हमारी पॉजिटिव होती है तो पूरी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वो उसका जो हमें महसूस होता है उसके चेहरे से होता है कि भाई ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसके फेस पे हमेशा स्माइलिंग होगी और कोई ज़्यादा सोच नहीं होगी। जब आदमी का समय ख़राब होता है, ग्रहों की स्थिति नेगेटिव होती है, शनि की 7.5 भी आ जाती है, शनि की ढैया आ जाती है, ऐसे समय में आदमी का फेस चिंता में डूबा रहेगा। उसके मस्तिष्क में यही चलता रहेगा कि समस्या का समाधान कैसा हो, कैसे मैं इसके तरीके ढूंढूं और किसके पास जाऊं। तो ग्रहों का तो प्रभाव हमारे जीवन में हर क्षण पड़ रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिससे हम बचे हुए हैं। फिर हम उस प्रभाव को लेकर क्या करते हैं, वो हमारा परिचय बन जाता है, कभी कहें कि हमारा चरित्र बन जाता है। यानी अगर ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है तो मनुष्य क्या करे, ये सवाल बार बार आ जाता है। समझें कि किसी के अंदर ऐसा स्वभाव है कि उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है, इस तरह का, तो क्या इसमें उनके ग्रहों की स्थिति का कोई रोल है? बिल्कुल है। जिनको बात बात में गुस्सा आता है उनमें उनके ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है या ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है। जैसे मंगल का स्वभाव है, वाणी पे राहु का स्वभाव है, कई बार आदमी के जीवन में शनि चंद्रमा का एक प्रभाव या साथ बैठना विषयों को भी बनाता है। ऐसे में हमारा मस्तिष्क अनबैलेंस हो जाता है और हम बात बात में गुस्सा भी करने लग जाते हैं। तो ये ग्रहों का ही प्रभाव है। तो जब हम ऐसे सुने और कोई कहे कि भाई ग्रहों का ही प्रभाव है, तो वो कहे भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो ग्रह दशा ही ठीक नहीं है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता है ना। तो ग्रह दशा जैसी भी हो, पर आप अपने आप को संतुलित करने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें, ये सभी हम सुनते कहते रहते हैं। पर एक ज्योतिष के रूप में आप क्या कहते हैं कि किसी मनुष्य को जिसके परिवार वाले ऐसा मानते हैं, आपके लिए नहीं बात हो रही है कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो आप उनको क्या सुझाव दें? आप कुछ उपाय भी बताते हैं क्या? बिल्कुल। जैसे कोई आदमी बीमार है तो बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो दवाई से ठीक हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष में ऐसा प्रश्न का आंसर देना कि भाई मेरे तो ग्रह ही ऐसे हैं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं। ग्रहों का अपना प्रभाव है और मस्तिष्क हमें दिया है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। जो एक अच्छा ज्योतिष आपकी समस्याओं का समाधान के लिए अच्छे उपाय, उसके तरीके, उन ग्रहों की शांति के लिए, उस संबंध में कोई विशेष दान पुण्य हो या विशेष सेवा भाव हो, उसी से ग्रहों का हम बैलेंस करते हैं। तो यदि ऐसे किसी के साथ ऐसी समस्या है तो वो अच्छे ज्योतिष से मिले, उन ग्रहों की शांति करावे और उन ग्रहों संबंधी जो भी उपचार है उनको खुद करेगा
तो डेफिनेट समस्या समाधान हो जाएगा। जी सुखा जी, अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अजीब सवाल इसलिए है क्योंकि ये ज्योतिष की तरफ से नहीं है, दूसरों की तरफ से है। और मैं थोड़ा सा इसमें एक हास्य का एक रंग भी डाल रहा हूँ। तो बात ये होती है कि हमें क्या पहले से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में कहीं से पता कर लेना चाहिए, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हम जिस ज्योतिष के पास जा रहे हैं वो सच्चा होगा और वो मुझे बोलचाल की भाषा का शब्द है कि वो मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो क्योंकि ये डर लोगों के मन में रहता है कि भाई ज्योतिष, इसका मतलब हुआ कि वो मेरी जो वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा लेगा, मुझसे इतने हज़ार लगवा देगा, डॉलर एक। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, मेरा ऐसा कहना है, पहली चीज़ तो ये है, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, अब वो अच्छा है बुरा ये कहना तो उचित नहीं है। उसको कम ज्ञान हो सकता है, किसी को ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। और पहले बात, ज्योतिष ने आपसे लिया क्या है ना? अगर आपसे एक फ़ी ली है उसने, जो डॉक्टर भी लेता है, एक डॉक्टर से आपका इलाज नहीं होता, आप क्या कहोगे? वो डॉक्टर ख़राब है, ऐसा नहीं है। अब दूसरे डॉक्टर एक्सपर्ट के पास जाओगे, वो भी ठीक नहीं करता था। फिर जैसे भारत में जिनका इलाज नहीं होता अमेरिका इलाज कराने आते हैं, है ना? यहाँ कितना पैसा लगता है वो देते ही है ना। ऐसे ही ज्योतिष में, ज्योतिष आपको उपचार बताता है कि भाई इसकी ये फ़ी लगेगी। आप अपने जीवन की समस्याओं के लिए, पूरे परिवार के लिए लाखों डॉलर खर्च कर देते हो, और अपनी खुद की समस्याओं के लिए आप थोड़ा सा भी खर्चा करने के लिए उसको व्यर्थ मानते हो। वो भी गलत है, वो एक भ्रांति मस्तिष्क से निकाल देनी चाहिए। हम ऐसा मानता हूँ कि कोई आपको मिसगाइड करे या कहते हैं कोई $50,000 खर्चा आएगा, $20,000 खर्चा आएगा, वो उचित नहीं है ना? क्योंकि ग्रहों की, मैंने पहले भी कहा कि ग्रह पैसे से सोल्ड नहीं होंगे, पैसे से ग्रहों का संबंध ही नहीं है। हाँ, वो जो उपचार कराएगा उससे उसका संबंध है। तो ऐसा है कि आपके जीवन में अगर समस्या नहीं है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। समस्या आती है और रेगुलर आ रही है तो आपको डिस्कस करना चाहिए। फिर आप कहते हो कि हमें कैसे एहसास होगा ये उचित है या नहीं है। अगर आप सही ज्योतिष के पास जाते हैं और आपकी समस्याएं हैं तो उनका समाधान के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे डेफिनेट। अगर सही तरीके से उनका समाधान किया गया है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये आप खुद बोलोगे। ऐसा ज्योतिष में प्रावधान है। तो एक तो आपका अनुभव बोलता है, तब आपको लगता है भाई बात ठीक है, पर अनुभव करने के पहले अगर हम ये प्रयत्न करें कि हमें पता चले कि अमुक ज्योतिषी प्रामाणिक है कि नहीं है, या उसके पास जो ज्ञान है वो सचमुच में ज्ञान है कि वो ऊपर ऊपर से चल रहे हैं, वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है सुखा जी। वो मुश्किल है, डॉक्टर को पता लगाना ही मुश्किल है कि उसके बाद पूरा ज्ञान है कि नहीं। देखिए, अब इसमें अंतर क्या हो गया, डॉक्टर जो है उसने एमडी किया है या जहाँ से भी जिस भी क्षेत्र में वो विशेषज्ञ है, तो उसने वो पढ़ाई करी। अब ज्योतिष क्या पढ़ गया है हमको तो मालूम नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन ये आपको अनुभव से इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। और उसके जितने भी जो लोग आज तक गए हैं, जो उनके क्लाइंट हैं, उनका अपना क्या अनुभव है, ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसका और कोई प्रमाण नहीं है। तो सामान्यतया जैसे जो ज्योतिष के रूप में सेवाएं देते हैं वो कोई पाठ्यक्रम से पढ़ के आए ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर देखा जाता है या तो शौकिया पढ़ना शुरू कर दिए या वो पारिवारिक रूप से उस विद्या के साथ जुड़े रहें। आपके बारे में परिचय करते हुए जैसा मैंने आपसे सुना कि वो ऋषि श्रृंग की परंपरा आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका और आपकी ज्योतिष ज्ञान का क्या संबंध हो जाता है, वो थोड़ा हमें बताएं। ऐसा है कि जैसे हमारी परंपरा ऋषि परंपरा है, तो हमारे ऋषियों ने ईश्वर की साधना करी, वैज्ञानिक थे, रिसर्च किया, नेचर का रिसर्च किया, तो वो जीन्स हमारे एक शुरू से चले आ रहे हैं। और ज्योतिष में जहाँ तक सफलता और प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो इसमें आदमी की भक्ति भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक्स पढ़ने से भी आपको फलित ज्योतिष नहीं मिलेगी, आपके सिक्स सेंस से फलित होती है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो ज्योतिष बनना आसान नहीं है, डॉक्टर बनना आसान है, क्योंकि बहुत साधना करनी पड़ती है। एक आदमी अपना जीवन की वो जन्मपत्री तुम्हें दिखा रहा है जिससे आपकी एडवाइस उसके जीवन को खराब भी कर सकती है, अच्छी भी कर सकती है। तो आप एडवाइस देते हो, ये सोचना पड़ेगा कि इसका जीवन मेरे आज अधिकार में आ गया है, ये आदमी मेरी ही एडवाइस मानेगा, मैं उसको बोलूँगा कल तुझे ये करना है, उसका अगर नुकसान होता है तो ज्योतिष ही जिम्मेदार है। इसलिए ज्योतिष को तो बहुत सोच समझ के ही निर्णय करना पड़ेगा। ये उसका अनुभव और उसकी साधना बहुत ज़रूरी है। अब उसके खुद के कर्म भी बहुत ज़रूरी है।
उसकी भावनाएं ज़रूरी है। मैंने पहले कहा कि पहले जन्मपत्री देखने के प्रोडक्शन में कोई भी भावना पैसे की नहीं होनी चाहिए। फीस तुम्हें लेनी है, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि 100 देगा तो 100 जैसे प्रोडक्शन दूंगा और 500 देगा तो 500 जैसे, ये गलत है। ये भ्रांतियाँ बहुत हैं हमारे संतों में भी, यही भ्रांति है। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक मानव का विश्वास पूर्ण नहीं होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मानव का विश्वास ज्योतिष विज्ञान पे पूर्ण हो, जिससे मानव का जीवन सुखी हो। क्योंकि हर आदमी समस्या में जूझ रहा है, समस्या का समाधान नहीं है, चिंता में है, रोज़ भगवान को दोष देता है, हे ईश्वर तूने क्या कर दिया। तो ऐसे दोषों को ख़त्म करने के लिए अच्छे ज्योतिष की बहुत ज़रूरत है आज के संसार में, अगर समस्याएं हैं तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ज्योतिष के यहाँ जाने से आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपके व्यापार, किससे पार्टनरशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, इस सब का समाधान ज्योतिष से मिलेगा। तो अब 2-3 बातों के बारे में रिएक्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि भाई डॉक्टर बनना आसान है, ज्योतिष बनना आसान नहीं है, तो ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, और जो भी सुनते हैं उनको लगेगा कि नहीं, डॉक्टर बनना तो बहुत ही मुश्किल है, और ज्योतिष से 4 किताबें पढ़ के बन जाते होंगे, ऐसा एक मन में रहता है। पर आपने संकेत किया वो तपस्या का, साधना का, उसके बारे में तो ज़्यादा पता भी नहीं लोगों को, और लोग ऐसा मान कर चलते हैं कि जो साधना करता है वो तो अपने कल्याण के लिए कर रहा है, वो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो ज्योतिष बनने के लिए कोई साधना करता होगा, ऐसा होता है, या वो अपने लिए साधना करता है? वो साधना जो करता है ना, उसका फ़ायदा संसार को है, उसको क्या है। मेरे जेब में आज मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं, तो मैं कंपनी खोलूँगा और लोगों को रोज़गार दूंगा, मेरे पास तो पड़े हैं। तो वो साधना इसलिए कर रहा है कि उसमें एक पावर आएगी, इसमें एक एनर्जी आएगी, उसके 6 सेंस डेवलप होंगे, और आपको प्रोडक्शन देगा कि कल व्यास जी आपके जीवन में ये होने वाला है। अच्छा होने वाला है तो आप बहुत खुश रहोगे, बुरा होने वाला है, अगर 3 बजे आपको ड्राइविंग नहीं करनी है तो आप अपनी घटनाओं से बच सकते हो। ये 6 सेंस बोलते हैं भाई, कोई ज्योतिष नहीं कर सकता, ये साधना से संभव है। तो ये साधना की बात को लेके एक दूसरा सवाल और हुआ। आपने कहा कि समस्या होगी तो ज्योतिष जो है, पर अगर ये संसार में कोई भी है तो हर एक के पास में कोई ना कोई समस्या तो होगी। अनुकूल स्थितियां चल रही होती हैं तो समस्याएं कम दिखाई दे रही थी, फिर भी होती थी। बहरहाल मैं ये आपसे पूछ रहा था कि आदर्श रूप में यदि ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है, उसके अंदर इतना कुछ बताने की क्षमता है, तो एक सामान्य मनुष्य भी ज्योतिष का किस तरह से लाभ ले सकता है? यानी सब कुछ अनुकूल चल रहा है, मगर हो सकता है कुछ और अच्छा हो जाए, किसी कार्य को पूरा करने में समय कम लग जाए। देखो, सामान्य मनुष्य के जीवन में ज्योतिष से जुड़ना इतना कठिन नहीं है। वो अपनी जानकारी से, आजकल तो गूगल से सर्च कर सकता है, हर तरीके से जानकारी ले सकता है कि ज्योतिष में कितनी विध बनता है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए मेरी एक ऐप बन रही है जो हर आदमी अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लेगा, बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी वो। उस ऐप में मैंने एक सिस्टम डाला है कि कोई भी आदमी बिल्कुल फेसबुक जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालेगा, या तो जन्मपत्री बनी है तो वो डाल देगा अपनी पूरी पोर्टफोलियो के अंदर, नहीं तो हम उसकी जन्मपत्री बना के डालेंगे। उसकी हम एक नॉमिनल फ़ीस रखेंगे ओनली डाउनलोड पे, और जीवन भर वो फ्री क्वेश्चन कर सकता है हमसे। जब भी उसको समस्या आए वो हमारी ऐप पे डालेगा कि मेरी ये समस्या है, उसको जल्दी से जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा। अगर इमरजेंसी है तो राइट भी मिल जाएगा। तो इससे लोगों में एक जागृति आएगी, ज्योतिष विज्ञान का उनको नॉलेज होगा, इसकी आवश्यकता होगी, और वो फिर मानेंगे कि ज्योतिष विज्ञान कोई चीज़ है, क्योंकि हम उसकी सुविधा बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ कि फ्री में आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको खाली टाइप करना है, तो उसके बाद ये समस्या, ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक एंशेंट जो नॉलेज की ब्रांच है वो एकदम मॉडर्न ऐप के रूप में आपके जेब में आपके साथ चल सकेगी। निकट भविष्य में इसमें कितना समय लग जाएगा ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप बता सकते हैं अनुमानित कितने महीने? ये 2017 जनवरी में मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, तो अभी तो काफ़ी समय है। Yes. तो ये प्रतीक्षा करना कई बार अच्छा होता है, और प्रतीक्षा करते करते अगर आप कोई बिजनेस की पार्टनरशिप शुरू करने के लिए आपको कोई मिलता है और आप ये सोचते हैं कि हम या तो दोनों पैसे साथ लगा रहे हैं, या एक जैसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर है, दूसरा एक्टिव पार्टनर है, तो ये जो मैत्री होती है वो अपने स्थान पर होती है, लेकिन एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अपने स्थान पर होती है। तो एज
बिजनेस एस्ट्रोलॉजर आप क्या मदद करते हैं कि भाई इन दोनों की पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी, और मदद करते हैं तो क्या बातें आप देखती हैं कि भाई ये दोनों साथ साथ सफल बिजनेस कर पाएंगे? जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितने मेरे क्लाइंट हैं, मैंने अगर बिज़नेस की पार्टनरशिप में जन्मपत्री का मिलान करके उनको बोला कि भाई आप इससे पार्टनरशिप कर सकते हो, तो वो सब सक्सेस है आज की तारीख में। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यापार आप करो, तो अगर आप उसमें पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आपको जन्मपत्री का मिलान करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाके वो पार्टनरशिप टूटती है। थोड़ा सा सीक्रेट बताएं ना आप, थोड़ा सा सीक्रेट बताएं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनसे व्यापार में किसके साथ आप का तालमेल होगा, वो कुछ बातें आप जैसे ग्रह, जैसे ग्रहों का नहीं, इसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। मान लो आज का चंद्रमा कन्या का है आज के दिन, और कन्या के चंद्रमा वालों के लिए सबसे बेस्ट पार्टनरशिप है मीन राशि, जो उनकी चंद्रमा से 7वीं है, तो तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा उनका। तो चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का तो है ही। जैसे ग्रहों में जुपिटर है, गुरु है, गुरु का आपस की मैत्री और सम्मान में बहुत बड़ा रोल है। मान लो आज आपका गुरु 3rd हाउस में है और मेरा गुरु 9th हाउस में, तो हमारी मैत्री जीवन भर रहेगी, हम एक दूसरे का सम्मान जीवन भर करेंगे। तो गुरु का आपस में संबंध होना, दृष्टि होना, ये व्यापार और मित्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक सवाल ऐसे सामान्य लोगों के मन में आता होगा, और अगर हम ज्योतिष का आधार बार बार लेने लग जाए तो सहज जीवन जो हमारा है वो कहीं उसको बाधा तो नहीं पहुंच जाए? आई मीन आप स्पॉन्टेनिटी रहेगी नहीं। आप कोई भी सोचे पहले मैं ज्योतिष या समझो सुखवाल जी को पूछ लूँ, तो फिर आप अपने बिजनेस रिलेशन में हुआ या पारिवारिक संबंध में हुआ है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ज्योतिष की याद आ जाएगी। तो इसको आप कैसा हेल्दी मानेंगे इसको, अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ज्योतिष पर हो जाती है? नहीं, देखो, डिपेंड होना तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। हेल्दी का पॉइंट ये कि जबकि आपके जीवन में ऐसी समस्या आने वाली है या आप समस्याओं से चल रहे हैं ना, तो आप ज्योतिष की एडवाइस ले लो। अगर आपका व्यापार सिंपल है, सरल है, मान लो आपका व्यापार स्टॉक मार्केट जैसा है या आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए ज्योतिष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हर क्षण लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। कल का इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, ऐसे व्यापार के लिए ज्योतिष की भूमिका बहुत अच्छी रहती है। अब इसमें ये आ गया कि वो कहते हैं भाई इतना हार्वर्ड में पढ़ के आया है, वो बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ता है और क्या स्टैटिस्टिक्स अध्ययन करता है, और वो कहता है नहीं ये सब तो ठीक है लेकिन ज्योतिष क्या कह रहा है। तो एक अजीब सी स्थिति नहीं लगती है ऐसा हो रहा है? मतलब लोग कहते हैं नहीं लगती, क्योंकि जो हार्वर्ड पढ़ के आया है उसकी जन्मपत्री में ऐसे योग है पढ़ने के, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा योग है, वो उसको मालूम नहीं है ना। जब एक ज्योतिष के पास जाएगा तो ज्योतिष को स्वयं बोलेगा कि आप इस कॉलेज में क्यों पढ़े थे, है ना, बचपन से क्यों इंटेलिजेंट हो। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि तुमने 9th क्लास भी 10th में पास कर ली है, मतलब एक साथ 2 क्लास पास करी। बोले यस। तो क्या है, ज्योतिष विज्ञान ही है ना, मैं तो नहीं जानता हूँ उनको। तो शनि का 5वें घर में होना बच्चे को इंटेलिजेंट बनाता है। जिस बच्चे के शनि 5वें हाउस में है और कोई ऐसी दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। और गुरु और सूर्य की युक्ति बच्चे की जन्मपत्री में डॉक्टर का योग बनाती है 99%। अगर 1% नहीं बनता है तो आगे जाके कहीं ना कहीं डॉक्टर से जुड़ेगा वो, या उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, ऐसा सत्य है ये। तो ज्योतिष का एजुकेशन में बहुत महत्व है, ये जानकारी उनको मेरी ऐप के बाद मिलेगी। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ आजकल वैसे गूगल के द्वारा सब लोग प्राप्त कर रहे हैं और ऐप के द्वारा भी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ नए नए ढंग से, सरल ढंग से अगर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आती है तो वो निश्चित रूप से अच्छी बात है। पर एक मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है सुखपाल जी, और इस बिज़नेस में हाथ डालता है, उस बिज़नेस में हाथ डालता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको सफलता मिल नहीं पा रही। और दूसरा मनुष्य है, वो ऐसा होता है उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी फ्लाइट जल्दी टेक ऑफ कर जाती है, ऊपर चल जाती। तो ये जो स्थिति है 2 जनों की, इसके पीछे एक ज्योतिष के रूप में आप क्या कहेंगे, उनकी अप्रोच या ग्रह दशा? नहीं, सबसे पहले मैंने बोला कि दोनों की जन्मपत्री में डिफरेंस है। एक की जन्मपत्री मुकेश अंबानी की है, एक की जन्मपत्री साधारण आदमी साइकिल पर टिप्पण बेच रहा है। तो ये ग्रहों का ही फर्क है। एक बच्चा 1 घंटा पढ़ के 4 GPA लेके आता है ना, दूसरा बच्चा नहीं पढ़ता है तो 2.8 2 GPA आता है। अगर उस बच्चे के ग्रहों की स्थिति ठीक है
तो जो 1 घंटा बच्चा पढ़ रहा है उस दूसरे बच्चे को 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इतना डिटर्मिनेशन उसको चाहिए ग्रहों को सुधारने के लिए, तब जाके उस लेवल को पकड़ पाएगा। तो मैं ज्योतिष में एडवाइस करता हूँ कि भाई ज्योतिष विज्ञान को जानने के लिए, उसकी एडवाइस लेने के लिए आपको कर्म के रूप में तैयार होना पड़ेगा। यदि आप पे ग्रह खराब है, ग्रहों की स्थिति खराब है, दशाएं खराब है, दृष्टियाँ खराब है, तो आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा कर्म के रूप में कि ज्योतिष विज्ञान तो देगा। अभी आपने कहा कि एक आदमी बैठा है, मेरे भाग्य में मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। जिस दिन उसका समय आएगा उस दिन मिलेगा। जब तक समय नहीं आएगा 10 साल तक, तो वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। वो कुछ नहीं करूँगा तो आस पड़ोस ये उसको मदद कर देंगे, लेकिन जब समय आएगा तो सितारे बुलंदी में होंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका बचपन उठा के देख लो क्या था, उनकी जवानी क्या थी। जब समय आया तो आज भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके भाई तो नहीं बने, वो तो आज भी नॉर्मल ही है। सोनिया जी, मैं आज कहना चाहूँगा, जिनके हाथ में राज्य था, 2 बार मनमोहन सिंह जी को दे दिया, अपने बेटे को नहीं दे सकी, राहुल को। योग नहीं था, सामने थाली पड़ी है, क्यों नहीं दे पाई अपने बेटे को। ये भी योग होता है। तो समय के साथ सितारे बदलते हैं, जब समय नहीं होता सितारे नहीं बदलते। कर्म करने से ये फ़ायदा है कि जैसे अमेरिका में आप 10 घंटे काम करोगे तो $10 या $8 घंटे के हिसाब से $80 तो मिलेंगे आपको। अब भाग्य यहाँ भी रोल अदा करता है कि वो बच्चा नौकरी करने गया और बीमार पड़ गया, मतलब ग्रह इतने खराब हैं, और फिर वो फाइट करेगा तो वो बुरे समय को निकाल पाएगा। तो फाइट तो करना पड़ेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म से आप वंचित नहीं रह सकते। तो सुखवाल जी की बातें सुनते हुए हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है और कहीं कहीं हमारे मन में सवाल आते हैं। उनकी बात को लेते हुए अगर नरेंद्र मोदी जी के जीवन की तरफ जाएं तो ये जब ग्रह ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम उनसे कैसे प्रेरणा लें कि वो इतने ज़्यादा समर्पित हैं और इतने अनुशासित हैं। तो एक सामान्य व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से जैसे हम जीवन को देखते हैं तो वो दृष्टि होती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो जो एक खुद की तरफ से अपने भीतर की अच्छाई को प्रकट करने की प्रेरणा है, वो ज्योतिष के पास जाने से आगे बढ़ती है या रुक जाती है? आगे बढ़ती है, रुकेगी कभी नहीं। कैसे? भाई आपने अपनी जन्मपत्री मेरे को दिखाई, मैंने कहा ये समय आपका अच्छा है, ये बुरा है। व्यवस्थित तो आपको होना पड़ेगा ना। डॉक्टर दवाई देगा, आप नहीं लोगे ठीक कैसे होगे। ज्योतिष आपको एडवाइस देगा कि आपको इन ग्रहों की स्थिति में ये करना है, इस तरीके से रहना है, लेकिन फिर भी ग्रह नहीं करने देंगे। मैं लोगों को बोलता हूँ कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रांति पैदा करता है, तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। वो तुम्हारे दृष्टि है 5वें हाउस पे, तुम्हारे ब्रेक लगाएगा एजुकेशन में, है ना। लेकिन तुम्हें ऐसा करेगा, अब तुम कितने डिटरमाइन हो उस ग्रह से फाइट कर सकते हो। तुम बहुत पढ़ो, तब जाके तुम्हारी एजुकेशन पूरी होगी, वरना ग्रह तुम्हें मिसगाइड करेगा कि तू छोड़, पढ़ाई में क्या पढ़ा है, बिजनेस खोल ले। हो गया भ्रांति, तो बिजनेस तो फेल होना ही है, क्योंकि एजुकेशन ही फैल गई है, क्योंकि दशा ही सही नहीं है, राहु की दृष्टि है, कैसे क्या करोगे। इसलिए डिटरमाइन होना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो व्यवस्थित है, उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित बनाया है, अपने आप नहीं बने। कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है, सब कुछ ग्रह नहीं करते हैं। ग्रह मार्गदर्शन देते हैं कि भाई बरसात आ रही, छतरी लगा लेना। मौसम विभाग ये बोलता है आपको आज बरसात है तो आप छतरी लगाए चल जाते हो। ज्योतिष भी ये बोलता है इन ग्रहों की स्थिति आप ऐसा ऐसा कर लो, आपका समय बदल जाएगा, करना आपको पड़ेगा। और ये सत्य है, ग्रहों का जीवन से पूरा संबंध है। बच्चा पैदा होता है मरते दम तक सब लिखा हुआ है उसका। अब वो लिखावट को कैसे समझता है, कैसे कर्म करता है, कैसे जो ग्रह आपके कमज़ोर हैं उनको फाइट करता है, अच्छे ज्योतिष के माध्यम से, भगवान की साधना से, अच्छे गुरुओं के आशीर्वाद से, तब जाके वो जीवन सफल होता है। तो जीवन को सफल बनाना है, ये तो बात हम मानकर चल रहे हैं। और जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से कोई व्यापार में जब अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं तो ऐसा लगता है ये बिजनेस एस्ट्रोलॉजर नाम से जो अब मार्केट में आ गए हैं चंद्र सुखवाल जी, तो ये क्यों बिजनेस एस्ट्रोलॉजी को इन्होंने खास करके अपना फोकस बनाया? क्योंकि कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर हम सुनते हैं, कोई अलग अलग, ये बिजनेस एस्ट्रोलॉजर तो कम, शायद मैंने पहली बार ही सुना। तो आपने अपना स्पेशलाइज्ड फील्ड बिजनेस एस्ट्रोलॉजी क्यों बनाया? स्पेशल नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज आदमी का जीवन क्या है,
कैरियर, वही सब कुछ है, उसी के पीछे वो भाग रहा है। बचपन में बच्चा पढ़ रहा है, पेरेंट्स के बहुत अच्छी पढ़ाई कर बेटा, बड़ा बनेगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा तेरा जीवन होगा, कैरियर। बिजनेस शुरू करते हैं तो यही सोचते हैं हमारा बिजनेस बड़ा होगा, बढ़ेगा, कैरियर। तो क्यों नहीं मैंने सोचा कि इस कैरियर को इतना फोकस कर दूं कि हर व्यक्ति के जीवन के कैरियर को मैं सोल्व कर दूं या उनको एडवाइस दे दूं, तो बाकी समस्या अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। अगर धन ही हमारे पास आ गया तो बाकी समस्याओं को हम मेंटेन कर सकते हैं। धन का अभाव ही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर वही राइट ट्रैक पे मिल जाए, आपको राइट कैरियर में मिल जाए, राइट जॉब में मिल जाए, राइट बिजनेस में मिल जाए, तो समस्या आदि तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने फोकस इसको किया है कि मानव जीवन के अंदर जरूरत किस चीज़ की है, वो है धन। अब कोई कहे कि धन से क्या होता है, धन, उसका मन भी कह रहा है धन ही सब कुछ है। तो यही कारण से ये जो है ये बड़ा ही रोचक कंट्रोवर्शियल एरिया है, क्या धन सब कुछ होता है? और थोड़ी देर पहले जब आप कह रहे थे कि भगवान की साधना और ज्योतिष जो है वो सिर्फ पैसे को आधार बनाकर ही अपनी भविष्यवाणी नहीं दे सकता है, तो जब आप अपनी साधना की बात कर रहे हैं तब आप ये कह रहे हैं कि धन सब कुछ नहीं है? नहीं, हम कह रहे हैं धन सब कुछ नहीं। मैं तो उन लोगों के जीवन में, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने बात कही है कि ज्योतिष का पैसे से लेन देन नहीं है, ये पर्सनल मेरे लिए है। लेकिन धन उस व्यक्ति के लिए जो मेरे पास आ रहा है या अपनी जन्म पत्र के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो मैं धन उसके लिए बात कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। कि उसको चाहिए। मैंने धन की बात इसलिए कही है कि मैं धन के ही लोभ में उसकी जन्म पत्री नहीं बताऊंगा। जो सच है वो बताऊंगा, चाहे वो मुझे देवे चाहे नहीं देवे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि हम एकदम बोलचाल में और अनौपचारिक बात भी किया करते हैं, तो आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो पैसा चाहिए, मगर उसको अगर पैसा चाहिए इसका मतलब कि वो लालची है। मतलब ज्योतिष के पास जाएंगे तो लोग खुद को तो पैसे चाहिए मगर उसको नहीं है, तो आपने वो पहले क्लियर कर दिया कि मुझे तो नहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। मैंने क्लियर किया सर जी, तो रिलैक्स फीस तो लेगा वो, टीचर को भी देनी पड़ती है ना जी। मेरे पास एक फ़ोन आया था कि मेरी जन्मपत्री दिखानी मेरे को, लेकिन मेरे पास आर्थिक अभाव अभी ठीक नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल फ्री एडवाइस दी उनको, पूरी दिल से, परफेक्ट। मैंने कोई बात नहीं, बोले साहब जब मेरे पास होऊंगा दूंगा। मैंने जब तेरी इच्छा हो देना, नहीं देना, लेकिन मैंने तेरे को बता दिया। तो मेरा मतलब धन सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन धन के लोभ में किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे, किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे। उसको धन तो चाहिए जब ज्योतिष पास आया हो ना, सब कुछ चाहिए उसको, जीवन की सब सुख सुविधाएं चाहिए ना, लेकिन इसके लिए हम उसको माध्यम बना के किसी का अहित नहीं करना चाहते। सुखपाल जी, विश्व में तरह तरह की समस्याएं हैं और हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। कुछ आधार मंत्र जाप से मिलता है, ऐसा सभी के मन में श्रद्धा भी है और हम सुनते रहते हैं। तो विश्व शांति की दृष्टि, अब समय हमारा बातचीत का संपन्न होने को है, तो विश्व शांति की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में भी शांति रहे, विश्व में भी शांति रहे, उस दृष्टि से क्या संकेत आप ज्योतिष के रूप में देना चाहिए? मैं देना चाहूँगा, अगर विश्व शांति करनी है तो हमें हवन का माध्यम लेना चाहिए। पूरे विश्व में जगह जगह हवन कराने चाहिए मंत्रों के, क्योंकि हवन में जब अग्नि में जब प्रज्वलित होती है और जब हम उसमें मंत्रों की आहुतियाँ देते हैं, वो सीधी स्पेस के अंदर जाती है। तो वो स्पेस से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि विश्व में, मस्तिष्क में एक शांति की एक सोच डेवलप होती है, एक ऐसी एनर्जी आती है जहाँ राक्षस रहते हैं उनको भी चेंज करने की कोशिश होती है। तो मेरा ये मानना है पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे हमारा भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, पूरा विश्व में हर जगह हवन को माध्यम बना ले, तो विश्व में शांति आना संभव है। सिर्फ हवन, वो एक ऐसी एनर्जी मंत्रों की जाएगी, लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। बाकी योग है, मेडिटेशन, सब चीज़, लेकिन मेडिटेशन में लोग पता नहीं पा रहे हैं, आंख बीच के बैठ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ रहा मेडिटेशन होता क्या है। अभी तक ये कंप्लेंट लोगों की, बस आंख बीच के बैठा दिया उसको। हाँ, मंत्र जब बहुत पावरफुल चीज़ है, पूरी ध्वनि आपकी बॉडी को शुद्ध कर देती है, ऐसे संसार को शुद्ध कर देती है, मेरा ऐसा मानना है। और मंत्र जप के लिए जो मंत्र चुने वो कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? अच्छे गुरु से। और अगर गुरु भी नहीं मिल रहा है तो आजकल तो इंटरनेट से आप कोई भी भगवान शंकर का ले लो, देवी मंत्र ले लो, खाली ओम को ही जप लो। मैं कोई मंत्र मत जपो, ओम को ही जप लो, उस ध्वनि से सब कुछ बदल जाएगा।
अगर कोई ज्ञान नहीं है तो ये सब कुछ सकारात्मक दिशा में बदल जाए, ऐसी कामना और ऐसी प्रार्थना के साथ में बिजनेस एस्ट्रोलॉजिस्ट चंद्र सुखवाल जी हमारे स्टूडियो में पधारी और हमने ज्योतिष को आधार बनाते हुए ये खुली सी चर्चा आप तक पहुंचाने के लिए की, जिसमें वो खुले दिल से सम्मिलित हुए। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और आभार है, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। Business astrologer Chandra Sukhwal. Is in the lineage of Rishi Shring and King Dashrath. Grow at fast pace with accurate astrological help. Call business astrologer Chandra Sukhwal 631 245 1117.